आखिरी फैसला। मोहनलाल जी दुख में सराबोर हो पत्थर बने हुए बैठे थे। घर का माहौल ऐसे शांत हो गया था जैसे अमावस्या की रात में खाली आसमान। दोपहर में अपनी पत्नी के अंतिम संस्कार की रस्म करके वापस आए, तब से घर में गहमा गहमी मची हुई थी। शाम तक दूर के रिश्तेदार वापस चले गए। बचे हुए रिश्तेदार आगे कैसे क्या करना है बैठकर विचार कर रहे थे कि अचानक उनका बेटा बोल पड़ा, आप सब अब देख लो कैसे करना है। मेरी कल शाम की फ्लाइट है, मुझे वापस जाना है। इससे ज्यादा छुट्टियां मुझे नहीं मिल सकती। और वैसे भी जो होना था वो तो हो ही गया। मेरे यहाँ बैठे रहने से माँ जिंदा तो नहीं हो जाएगी। मोहनलाल जी के बड़े बेटे की इन बातों ने सबको हैरान कर दिया था। मोहनलाल जी के दो बेटे हैं, बड़ा बेटा अमित और छोटा बेटा सुमित। सुमित ने तो पहले ही फोन करके आने को मना कर दिया था, जबकि बड़ा बेटा अमित आया तो उसने ऐसी बात कही जिसे सुन मोहनलाल जी अंदर तक टूट चुके थे। कुछ दिनों में सब रिश्तेदार चले गए और घर पर केवल मोहनलाल जी और उनका नौकर गोपी ही रह गया। उदासी से घिरे मोहनलाल जी आज अपनी पत्नी को याद करते हुए डायरी लिखने बैठ गए। मालती, तुम्हारे स्वर्गवासी होने के बाद कितना अकेला हो चुका हूँ मैं, यह शायद तुम नहीं समझ सकोगी। तुम क्या गई, मेरी दुनिया और इस घर की सारी चीज वीरान हो गई। कितनी तेज रफ्तार दुनिया है जहाँ बेटों के पास अपने बूढ़े पिता के साथ बात करने तक का समय नहीं है। हमारे बेटे हमें छोड़कर चले गए, लेकिन उनके जाने के बाद हमारे मन ने अपने आप को समझा लिया। फिर भी हम एक दूसरे के साथ खुश थे, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद अकेलापन मुझे काटने लगा है। डायरी में अपने हालात लिखते लिखते मोहनलाल जी की आंखें फिर से भर आई। जीवन के पिछले सफर के बारे में सोचने लगे कि कितने खुश थे जब उनका बड़ा बेटा अमित अमेरिका जाने के लिए हवाई जहाज पे बैठा था। अमित ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। एक दिन अमेरिका की जानी मानी कंपनी में इंजीनियरिंग का पद पाकर वो हमेशा के लिए वहीं का होकर रह गया और उसने वहीं पर शादी भी कर ली। शादी के 2 साल बाद अमित जब भारत आया तो अपनी पत्नी को भी साथ ले आया। फिर भी मोहनलाल जी ने सोचा कि अभी उनका छोटा बेटा है उनके पास। अमित के अमेरिका सेटल होने के बाद ही उसके छोटे भाई सुमित को भी वहां जाने का शौक चढ़ा और वह भी भारतीय लड़की से शादी करके अमेरिका चला गया। क्योंकि सुमित ने भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई की हुई थी तो वह भी वहीं व्यस्त हो गया। दोनों बेटे अपने घर गृहस्थी में रम गए। अब घर में केवल मोहनलाल जी और उनकी पत्नी मालती रह गई। वे किसी प्रकार अपने जीवन रूपी नाव की पतवार को संभाले हुए थे। अपनत्व और सहारे की तलाश करते दोनों वृद्ध दंपति अब तो यह सोचने लगे कि कहीं उन्होंने अपने बेटों को विदेश भेजकर कोई भारी भूल तो नहीं कर दी। समय ऐसे ही बीतता चला गया। एक दिन मालती जी रात को सोने गई और फिर कभी जाग न सकी। सोते हुए दिल का दौरा पड़ा और वह सदा के लिए अपने पति को अकेला छोड़कर चल बसी। पत्नी के चले जाने के बाद अब मोहनलाल जी बिल्कुल अकेले ही नहीं बल्कि पूरी तरह से लाचार भी हो चुके थे। हालांकि दोनों बेटों को उनकी मां की मृत्यु की सूचना दी जा चुकी थी, लेकिन दोनों ही बेटों ने जवाब दिया कि पिताजी, हमारा आना अभी संभव नहीं हो पाएगा। आप माँ का अंतिम संस्कार करवा दीजिए। बड़ा बेटा तो अपनी माँ के चौथे तक आ गया, लेकिन छोटा बेटा नहीं आ सका। अपने अकेलेपन से तंग आकर एक दिन मोहनलाल जी ने अपने बड़े बेटे को भारत आने का आग्रह किया। बेटा, तुम तो जानते ही हो कि मैं कितना अकेला हो गया हूँ। तुम्हारी माँ के बिना मेरा एक एक पल बहुत मुश्किल से गुजर रहा है। मोहनलाल जी आगे कहने लगे कि यह घर तो जैसे काटने को दौड़ता है। तुम लोग वापस भारत आ जाओ। तुम्हारे इस बूढ़े बाप को अपनों के साथ की बहुत जरूरत है। रुआसी आवाज में मोहनलाल जी बोले तो उनके बड़े बेटे अमित ने कहा, पिताजी, अब हमारा भारत आकर रहना संभव नहीं है।
इस तरह का आधुनिक रहन सहन हमें वहाँ नहीं मिलेगा। मोहनलाल जी भी समझ चुके थे कि उनके बेटे विदेशी रीति रिवाज के आदी हो चुके हैं। अपने बेटे की दलीलें सुनकर मोहनलाल जी किसी भी बेटे से दोबारा वापस आने के लिए ना कोई आग्रह किया और ना ही कोई जिद। उन्होंने अब चुप्पी साध लेना ही उचित समझा। बेटे कभी फोन करते तो हालचाल पूछने की रस्में निभाकर फोन रख देते। धीरे धीरे कभी कभार आने वाले टेलीफोन की घंटियां भी सुनाई देना बंद हो गई। जबकि मोहनलाल जी भी उन्हें फोन करते तो एक ही जवाब मिलता, व्यस्त हूँ, बाद में बात करता हूँ। अब मोहनलाल जी हालात से समझौता करके मन मार के जीने लगे। एक दिन जब पड़ोस में रहने वाले वर्मा जी, जो उनके बचपन के दोस्त भी थे, मोहनलाल जी उनके पास बैठकर बातें कर रहे थे, तभी अचानक उनका छोटा बेटा सुमित बगैर अपने आने की सूचना दिए घर आ गया। मोहनलाल जी की खुशी का ठिकाना ना रहा। वर्षों बाद अपने बेटे का मुंह देखकर मोहनलाल जी का सारा गुस्सा पल भर में पलक झपकते ही हवा हो गया। सारे गिले शिकवे भूलकर अपने बेटे को सीने से लगा लिया। सुमित बोला, पिताजी, मैं आपको अपने साथ ले जाने के लिए आया हूँ। अब आप बाकी के दिन अपने बच्चों के साथ रहेंगे। और पिताजी, आप दुकान और मकान बेच दीजिए, अब यहाँ रखा ही क्या है। वर्मा जी, जो प्रॉपर्टी डीलर भी थे, यह सब बातें सुन रहे थे। उन्होंने मोहनलाल जी को सलाह दी कि इतनी जल्दी में दुकान और मकान बेचने से अच्छी कीमत नहीं मिल पाएगी। जब कोई खरीदार मिलेगा तो वो उन्हें सूचना दे देंगे। मोहनलाल जी को अपने मित्र की यह सलाह सही लगी। वैसे भी अपना पुश्तैनी मकान, जहां उनकी पत्नी की सुनहरी यादें बसी थी, उसे छोड़ने का उनका बिल्कुल भी मन नहीं था। इसलिए अब मैं उस मकान को अपने विश्वास पात्र नौकर गोपी के हवाले छोड़कर मोहनलाल जी एक दिन विदेश की उस भूमि पर सदा के लिए बसने चले गए, जिसके बारे में उन्होंने अब तक किताबों में ही पढ़ा था। लेकिन जल्द ही उनके सामने अपने बेटे की मीठी बातों के पीछे छिपे मंसूबे उजागर हो गए। अब मोहनलाल जी को अमेरिका में रहते 1 वर्ष होने को आया था और इस 1 वर्ष में उन्होंने क्या कुछ काम नहीं किया। जिस आदमी ने कभी भारत में रहते हुए कोई भी काम ना किया था, वह आदमी अपने बच्चों के आदेश पर खाना बनाने और पानी पिलाने तक को विवश था। अपने घर में रहते हुए उन्होंने कभी एक रुमाल तक नहीं धोया और अमेरिका में आकर बेटे के घर में नौकरों की तरह सारे कपड़े धो रहे थे। मोहनलाल जी अपने आप को बड़ा ही बेबस और असहाय महसूस कर रहे थे। इसके अलावा सुमित के दोनों बच्चों की देखभाल, उनका कमरा ठीक करना, उन्हें स्कूल बस तक छोड़ने जाना और वापस लेने जाना अब मोहनलाल जी के लिए आम बात हो चुकी थी। लेकिन जरूरत से अधिक काम करने और बढ़ती उम्र के हिसाब से कमजोर शरीर पर अधिक भार पड़ने लगा और मोहनलाल जी अब बीमार रहने लगे। जब साधारण पेन किलर और बुखार की दवाइयों ने भी असर दिखाना बंद कर दिया तो मजबूर होकर सुमित को डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा। डॉक्टर ने कुछ दिन उन्हें अस्पताल में ही रहने की सलाह दी, लेकिन अब सुमित और उसकी पत्नी पिताजी की बीमारी पर और खर्च और समय देने को तैयार नहीं थे। मोहनलाल जी का कोई चिकित्सा बीमा भी तो नहीं था, इसलिए आर्थिक सहायता के लिए जब सुमित ने अमेरिका की सोशल सिक्योरिटी कार्यालय में अर्जी दायर की तो उन्होंने भी यह कहकर मना कर दिया कि यह सुविधा केवल उन प्रवासियों को उपलब्ध है जिन्होंने सोशल सिक्योरिटी नंबर के साथ 3 वर्ष तक कार्य किया हो। यह पता चलने के बाद सुमित और उसकी पत्नी असमंजस में आ गए। अब तो दोनों के मंसूबों पर पानी फिर गया, क्योंकि उन्होंने तो सोचा था कि पिताजी को अपने पास बुलाकर रखने पर उन्हें एक पंथ 2 काज की सुविधा मिलेगी। एक तो उनके दोनों बच्चों को देखने के लिए नौकर का प्रबंध हो जाएगा और दूसरा सरकार द्वारा मिलने वाले रुपए भी हमारे होंगे। अब मोहनलाल जी सुमित और उसकी पत्नी के ऊपर बोझ हो गए थे। सुमित और उसकी पत्नी स्वयं को घाटे की स्थिति में पा रहे थे और उधर मोहनलाल जी
कि बुद्धि और अनुभव ने भी अपने बेटे और बहू के बदले स्वभाव को पहचान लिया। वे समझ गए कि अब उनके बेटे बहू के घर रहना उन दोनों के लिए बोझ बन चुका है। उन्हें समझ में आने लगा कि सुमित का अचानक भारत लौट कर आना और उन्हें अपने साथ अमेरिका ले जाना मात्र प्रेम और अपनेपन का एक झूठा दिखावा था। सच तो यह था कि उन्हें अपने दोनों बच्चों के देखभाल के लिए किसी नौकर की जरूरत थी, और जब बीमार रहने लगे तो बूढ़ा लाचार बाप बेटे बहू के लिए बोझ बन गए। एक दिन मोहनलाल जी ने अपने बेटे सुमित से कहा, मेरा यह रहने से कोई मतलब तो है नहीं, बेहतर होगा कि मुझे भारत भेजने का प्रबंध कर दो। इतना सुनते ही सुमित गुस्से में आग बबूला हो गया और बहू का पारा तो सातवें आसमान पर चढ़ गया। वह गुस्से से चिल्लाकर बोली, क्या समझ रखा है आपने हमें? कोई कुबेर का खजाना नहीं है हमारे पास जिसे जब चाह जितना चाह रगड़ लिया। हवाई जहाज का टिकट तकरीबन 2 लाख का आएगा। बहू तिलमिलाते हुए बोली, कहाँ से आएगा इतना पैसा? अब क्या हम खुद को ही बेच दें? अपने बेटे के सामने बहू के मुख से ऐसी बातें सुनकर मोहनलाल जी स्वयं को जमीन में गड़े जैसी स्थिति में पा रहे थे। फिर सुमित की तरफ देखते हुए बोले, तो मुझे अमित के घर ही भेज दो, कम से कम तुम पर तो ज्यादा भार नहीं पड़ेगा। इस पर सुमित अपनी पत्नी से भी अधिक झुझलाता हुआ बोला, मैंने बड़े भैया को फोन किया था, लेकिन भैया और भाभी दोनों में से कोई भी आपको रखने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है कि मैं ही आपको लेकर आया हूँ, तो इस मुसीबत को केवल मैं ही जानूं। सुमित के मुंह से ऐसी अनहोनी बातें सुनकर मोहनलाल जी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। अब उन्हें समझने में जरा भी देर ना लगी कि किसी को उनसे कोई भी मतलब नहीं है। फिर उस घड़ी को कोसने लगे जब बेटे की बातों में आकर उन्होंने अपना देश छोड़ा था। अब वह इतने मजबूर थे कि वह अब चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते थे। अब उनके पास स्वयं को पूरी तरह हालात के हवाले छोड़ने के अलावा कोई रास्ता ना था। लेकिन मोहनलाल जी अपनी बहू की आंखों में खटकते रहते थे। आते जाते वह उन्हें तिरछी नजरों से देखते रहती। लेकिन एक दिन बहू बड़े ही मान मनुहार के साथ बोली, बाबूजी, आप घर बैठे बैठे बोर हो गए होंगे, चलिए आज हम बाहर घूम कर आते हैं, तो आपका मन भी बहल जाएगा। ऐसा कहकर वह उन्हें घुमाने के लिए पार्क में लेकर गई। फिर बहू अचानक बोली, बाबूजी आप यहीं रुकिए, थोड़ा आराम कर लीजिए, तब तक मैं कुछ स्नैक्स लेकर आती हूँ। मोहनलाल जी ने हाँ में सिर हिलाया। इतना कहकर सुमित की पत्नी पार्क से बाहर निकल गई और फिर कभी उनके पास वापस नहीं आई। बेचारे मोहनलाल जी अकेले ही पार्क का हर एक कोना घूम घूम कर थक गए, और जब उनसे कुछ भी ना बन पाया तो थक हार कर पास में पड़ी एक बेंच पर बैठकर अपनी बहू के वापस आने का इंतजार करने लगे। बहू की राह देखते देखते भूखे प्यासे बैठे बैठे उन्हें शाम हो गई। अंग्रेजी तो उनको आता ही नहीं, किसी को अपना दुख बताते भी तो कैसे। वो उदासी से भरे चेहरे को लिए गुमसुम से बेंच पर बैठे रहे। जेब में केवल $2 पड़े थे। सोचा कि अपने बेटे को फोन करे, लेकिन उनके पास अपने बेटे का फोन नंबर भी नहीं था। कभी सपने में भी उन्होंने यह बात नहीं सोची थी कि यह नौबत भी एक दिन आएगी। बैठे बैठे जब रात हो गई, पार्क भी बंद होने का समय आ गया। अब तो मोहनलाल जी को भी आशंका होने लगी कि वह यहाँ केवल संजोग से अकेले नहीं छूटे हैं, बल्कि उन्हें जानबूझकर अकेले छोड़ा गया है। उनके अपनों ने ही उन्हें छला है, उनके अपने ही उनके साथ ऐसा करेंगे, यह सोचकर मोहनलाल जी फपक फपक कर रो पड़े। कुछ आने जाने वाले लोगों ने उनकी इस हालत को देखा और समझा तो जरूर, लेकिन किसी ने भी उनकी सहायता करने की जहमत नहीं उठाई। मोहनलाल जी उठकर अनजान सड़क पर चल पड़े। चलते चलते उन्हें सामने एक मंदिर दिखाई दिया। अनजान देश में अनजान लोगों के बीच खुद को अकेला महसूस करते मोहनलाल जी ने जैसे ही मंदिर की तरफ देखा
तो उन्हें एक अपनेपन का एहसास हुआ। भगवान के सामने बैठकर खूब रोए और भगवान से पूछने लगे कि आखिर उन्होंने ऐसे कौन से बुरे कर्म किए थे जो आज उन्हें यह सब दिन देखना पड़ रहा है। प्रश्नवाचक दृष्टि से भगवान को देखते हुए निढाल से वहीं पड़े रहे। जब मंदिर का कपाट बंद करने का समय आया तो पुजारी जी की नजर मोहनलाल जी पर पड़ी, जो एक युवा भारतीय थे। वह उनके पास बैठकर पूछने लगे, क्या हुआ अंकल जी, आप क्यों उदास बैठे हैं? अनजान देश में किसी के मुख से हमदर्दी भरे शब्द सुनकर मोहनलाल जी और भी जोर जोर से रोने लगे। पुजारी जी समझ गए कि इस बुजुर्ग को बहुत गहरा दुख है। उन्होंने सबसे पहले उन्हें भरपेट भोजन खिलाया और फिर उनसे उनकी स्थिति के बारे में जानकारी हासिल करने लगे। लेकिन मोहनलाल जी को तो अपने बेटे और बहू के घर का ना तो कोई पता मालूम था और न ही कोई फोन नंबर याद था। इस कारण पुजारी जी ने नियम अनुसार सबसे पहले पुलिस स्टेशन फोन लगाया और फिर बाद में आवश्यक पुलिस कार्यवाही के बाद पुजारी ने मोहनलाल जी को मंदिर में बने अपने कमरे में रहने की जगह दे दी। कुछ समय बाद जब मोहनलाल जी कुछ सहज हुए तो पुजारी जी ने उनसे पूछा कि वह यहाँ कैसे पहुँचे, तो मोहनलाल जी ने उन्हें सब हालात बयां कर दिया। मोहनलाल जी की दुख भरी कहानी सुनकर पुजारी जी का भी मन भर आया। इस पर पुजारी जी ने कहा, अंकल जी बुरा न माने तो एक बात कह सकता हूँ, ऐसी घटना तो यहाँ रोज ही होती रहती है। बेटे बहू अपने बूढ़े माँ बाप को नौकर बनाकर यहाँ ले आते हैं, लेकिन अपने पास तब तक रखते हैं जब तक उनकी सेहत ठीक रहती है और उनके घर का काम कर सकते हैं। लेकिन जैसे उन पर बुजुर्गों की बीमारी का खर्च पड़ने लगता है, वह उन्हें बोझ समझकर इसी तरह बेघर कर देते हैं। पुजारी जी की बात सुनकर मोहनलाल जी की आंखें फटी की फटी रह गई। उन्हें अपने कानों पर जैसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। वह उस समय को कोसने लगे जब उन्होंने अपने बेटे के साथ विदेश चलने की सहमति जताई थी। वह पूरी तरह से टूट चुके थे। अगले दिन पुलिस ने पाड़ के सीसीटीवी कैमरे से उनकी बहू की पहचान कर ली और उनके बेटे बहू का पता ढूंढकर निकाला। लेकिन अब मोहनलाल जी ने उनके पास वापस जाने से साफ इनकार कर दिया। वह भारत वापस जाना चाहते थे, लेकिन टिकट खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। मोहनलाल जी ने पुजारी जी से मोबाइल लेकर अपने दोस्त वर्मा जी को फोन लगाया, लेकिन उनका फोन बंद पड़ा था। बहुत बार कोशिश करने के बावजूद भी जब वर्मा जी का फोन नहीं लगा तो उन्होंने कुछ सोच विचार करने के बाद अपने नौकर गोपी को फोन लगाया। गोपी मोहनलाल जी की हालात जानकर स्तब्ध रह गया। सोचने लगा कि माँ जी के रहते हुए बाबू जी पर कभी दुख की परछाई भी ना आई थी और आज इस हालात में बेगानी धरती पर जीने को मजबूर हैं। वह याद करने लगा जब बाबूजी ने मेरी बहुत मदद की थी। जब मेरी माँ बीमार थी तो उन्होंने उनके इलाज का सारा खर्च उठाया था और जब मैं पैसे वापस देना चाहता था तो उन्होंने एक पैसा भी नहीं लिया। आज उनके एहसान चुकाने का समय आ गया है। यही सोचकर गोपी ने उनकी मदद करने की ठान ली और जैसे तैसे करके 7 दिन के भीतर ही उनके बताए गए अकाउंट में पैसे पहुंचा दिए और 10 दिनों में मोहनलाल जी वापस घर पहुंच गए। अपने देश भारत लौटते ही सबसे पहले उन्होंने मातृभूमि को प्रणाम किया। उसके बाद घर पहुंचकर गोपी से मिलकर बहुत रोए और उन्हें बताया कि किस तरह विदेशी धरती पर पल पल काटना भी उनके लिए दुर्बल हो गया था। अगले दिन वर्मा जी को शुक्रिया अदा करने के लिए जब उनके घर पहुंचे तो पता चला कि वर्मा जी तो 1 महीना पहले ही इस दुनिया को छोड़कर चले गए। उन्हें जानकर झटका सा लगा। मन ही मन उदासी और गहरा हो गया, लेकिन फिर अचानक सोचने लगे कि गोपी ने पैसों का इंतजाम कैसे किया। घर पहुंचकर गोपी को अपने पास बैठाया और उससे पैसों के बारे में पूछने लगे, लेकिन गोपी बताना ही नहीं चाहता था। बहुत पूछने पर उसने बताया कि
उसने अपना छोटा सा मकान गिरवी रखकर पैसों का इंतजाम किया और फिर मोहनलाल जी के चरणों में गिरकर कहने लगा, बाबूजी, यह मदद तो कुछ भी नहीं उस मदद के सामने जो आपने मेरी माँ की बीमारी के वक्त की थी। कितने एहसान किए हैं आपने मुझ पर, फिर मैं आपको ऐसी हालत में कैसे देख सकता था। गोपी की बातें सुनकर मोहनलाल जी ने उसे गले से लगा लिया और अपने अतीत में झांककर मोहनलाल जी जीवन से थकी धुंधली आंखों में फिर से आंसू भर आए तो उन्होंने अपनी पत्नी की तस्वीर को सीने से लगा लिया। आज भी अपने बेटों के बारे में सोच सोचकर वे अपने मानसिक स्थिति से उबर नहीं पा रहे थे। उनका शरीर दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था। फिर एक ऐसा समय भी आ गया जब मोहनलाल जी ने बिस्तर पकड़ लिया। गोपी ने उनकी दिन रात सेवा की, बिना किसी हिचकिचाहट के उनके बिस्तर की गंदगी भी साफ कर देता। जब उनकी हालत ज्यादा खराब रहने लगी तो उन्होंने वकील को बुलवाकर अपनी दुकान, मकान और खुद की कमाई हुई संपत्ति की वसीयत कर दी। उसे पंजीकृत भी करवा दिया। उन्होंने गोपी को भी बता दिया था कि उनकी वसीयत उनके वकील किशन जी के पास रखी है और उनके मरने पर अंतिम संस्कार से पहले उनकी वसीयत पढ़ाई जाए। इसके बाद ही उनका अंतिम संस्कार किया जाए। आखिर वह दिन भी आ गया जब मोहनलाल जी इस दुनिया से चल बसे। उनके रिश्तेदारों ने दोनों बेटों को फोन करके उनकी मृत्यु की खबर सुना दी। अगले दिन ही वे दोनों भी पहुंच गए। वकील साहब को भी खबर कर दी गई। उनके पहुंचते ही वकील साहब ने वसीयत पढ़नी शुरू कर दी। मैं मोहनलाल अपने इस पुश्तैनी मकान को अपने नौकर गोपी के नाम करता हूँ। मेरी दुकान पर भी केवल गोपी का ही हक होगा। मेरे अकाउंट में ज्यादा कुछ तो नहीं, केवल मेरी कमाई से बचाए गए 80,000 रुपए ही हैं, जिन्हें मैं गोपी को देना चाहता हूँ। यह सब सुनते ही दोनों बेटों की आंखें फटी की फटी रह गई, लेकिन उन्होंने उस समय शांत रहना ही उचित समझा। वकील साहब ने वसीयत पढ़ना जारी रखा। मैं अपनी पत्नी मालती के गहनों को अपने दोनों बेटे बहुओं को बराबर बराबर बांटता हूँ, क्योंकि यह मेरी पत्नी की इच्छा थी। इसके अतिरिक्त मैं उन्हें किसी भी अन्य संपत्ति का हकदार नहीं मानता। मेरे मृत शरीर को मुखाग्नि देने का हक भी केवल गोपी को ही होगा। वह मेरा सगा बेटा तो नहीं, लेकिन मैं उसको बेटे से भी बढ़कर मानता हूँ। जीवन में संतान का सुख तो मुझे उसी से प्राप्त हुआ। इसकी रगों में मेरा खून नहीं है, परंतु फिर भी मेरी सेवा ऐसे करता जैसे एक माँ अपने अबोध बच्चे की सेवा करती है, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से। कितना बड़ा अंतर है मेरी खुद की संतान और गोपी में। मेरी अपनी औलाद को मैंने जन्म दिया और उसके पालन पोषण में कभी कोई कमी नहीं आने दी। इस काबिल बनाया कि वह सिर उठाकर जी सके। इतना सब कुछ के बाद भी कितनी आश्चर्य की बात थी कि मेरी अपनी संतान ने मुझ पर ही यह लेबल लगा दिया कि उनका मुझसे कोई भी रिश्ता नहीं है। वकील साहब थोड़ी देर के लिए रुके और अपने आंसू पोंछने लगे। आसपास खड़े रिश्तेदारों की भी आंखें आंसुओं से भर गई। इसके बाद उन्होंने अंतिम पंक्ति पर भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा कि बुढ़ापे में जो दिन मुझे देखना पड़ा, ऐसे दिन मेरे बेटों को कभी ना देखना पड़े। यह सब बातें सुनने वाले हर एक इंसान की आंखों में आंसू था। दोनों बेटे शर्मिंदगी से एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। रिश्ता ना होते हुए भी गोपी ने साबित कर दिया था कि इस दुनिया में एक ऐसा भी रिश्ता है जिसका केवल एक ही नाम है, मानवता। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।